हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेंद्र गौतम। दोस्तों, जो आज तक हमारे लेक्चर रह गए थे हिस्ट्री के, जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं, वो हमारा जो उसमें पहला लेक्चर है यहाँ पे, तो वो धन के निष्कासन के सिद्धांत से रिलेटेड होगा और हम इस तरह से आगे बढ़ते हुए चलेंगे। जो इसके पहले हमारे लेक्चर बीच में नहीं अपलोड हो पाए, उसके लिए मैं सॉरी चाहूंगा, क्षमा चाहूंगा आपसे, क्योंकि उसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। इसकी वजह से जो है मैंने लेक्चर अपलोड नहीं किया। तो इसके बिल्कुल आप चिंता न कीजिएगा कि मैं एग्जाम के लिए बिल्कुल आपको पूरी डिटेल्स में यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ कि यहाँ पे जो धन का निष्कासन का सिद्धांत था उसके बारे में हम यहाँ पे आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए धन के निष्कासन के सिद्धांत के बारे में हम देखते हैं क्या है। धन का निष्कासन का जो सिद्धांत था, ये धन के निष्कासन का सिद्धांत की अगर जो बात करें तो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने जो है वो धन के निष्कासन की सिद्धांत की बात की थी। किसने? दादा भाई नौरोजी ने जो है धन के निष्कासन के सिद्धांत की बात की थी सर्वप्रथम। और ये उन्होंने अपनी पहली पुस्तक में की थी। इनकी जो पहली पुस्तक थी उसका नाम था द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन की सिद्धांत की बात की थी। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है किसकी कौन सी ऐसी पुस्तक थी जिसमें धन के निष्कासन सिद्धांत की बात की थी? किसने? दादा भाई नौरोजी ने। या ऐसे क्वेश्चन बन के पूछ सकता है आपसे कि इनमें से कौन सी पुस्तक जो है वो दादा भाई नौरोजी ने लिखी है, या द पॉवर्टी ऑफ अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पुस्तक किससे रिलेटेड है? ये क्वेश्चन यहां से बन सकता है। दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन की चर्चा सर्वप्रथम 2 मई 1867 ईस्वी में की थी। दादा भाई नौरोजी ने कब की थी? 2 मई 1867 ईस्वी में की थी। और लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, कहां पे की थी इन्होंने? लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में पढ़े गए अपने एक लेख में इंग्लैंड डेब्यू इन इंडिया, इंग्लैंड डेब्यू इन इंडिया में इन्होंने किया था। धन के निष्कासन सिद्धांत को कांग्रेस ने सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया था। कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में किसने स्वीकार किया था? कांग्रेस ने जो है स्वीकार किया था। कौन सा अधिवेशन था? कलकत्ता का यह अधिवेशन था धन का निष्कासन का सिद्धांत। अंग्रेजों ने जो है भारत में पूंजी निवेश करने का भी निश्चय किया था। अंग्रेजों ने भारत में पूंजी निवेश करने का भी निश्चय किया था और भारत पे पकड़ मजबूत बनाने के लिए इन्होंने जो है सार्वजनिक ऋण के माध्यम बनाया था। और अगला जो हमारा इसका बनता है कि अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा पूंजी रेलवे के विकास में लगी थी, जिसका उद्देश्य था भारत की प्रगति न होकर साम्राज्य की सुरक्षा और आर्थिक लाभ कमाना। उनका जो है ये प्रकार से ये उद्देश्य था। मतलब इनका जो है एक मूल उद्देश्य नहीं था कि भारत का ये विकास करें, और इसलिए ये हुआ था धन का निष्कासन का सिद्धांत। अब कहने का मतलब है कि आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धन का निष्कासन के सिद्धांत का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? तो द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया एक दादा भाई नौरोजी की पुस्तक में मिलता है। पहला क्वेश्चन ये क्लियर हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन यहां से बनता है कि इसको कब स्वीकार किया गया था? तो 1896 का जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें जो है इसको स्वीकार किया गया था। कांग्रेस ने इसको स्वीकार किया था धन के निष्कासन सिद्धांत की बात। तीसरा जो यहां से आपसे बनता है कि अंग्रेजों ने धन क्या मतलब रेलवे का जो विकास किया था वो किस कारण से किया था यहाँ पर? तो रेलवे का विकास अंग्रेजों ने भारत की मतलब प्रगति के लिए नहीं किया था, बल्कि उन्होंने अपने फायदे के लिए किया था कि वो यहाँ से जो कच्चा माल जाता था उसको ले जाते थे इंग्लैंड, और वहां से जो है बना बनाया माल लेकर आते थे। तो कच्चा माल इधर से जाता था और उधर से आता था। अब हुआ ये था कि यहाँ पे जो है मतलब होड़ लग गई थी लोगों की, कच्चे माल लाने और ले जाने की होड़ लग गई थी कि जिसके पास मतलब साधन अच्छे होंगे तो वो उतनी तेजी से कच्चा माल यहाँ से ले जाएगा और लाएगा। तो ये होड़ बन गई थी। तो यहाँ पे जो कंपनी थी वो उसको मतलब अब
ये मतलब अपनी व्यापार को बहुत ज्यादा बढ़ाने के लिए इसने क्या किया था, ये यहाँ पे रेलवे का विकास किया था। कब रेलवे का विकास किया गया, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में किया गया था। भारत की सबसे पहली जो ये यात्री ट्रेन थी, 1837 ईस्वी में एक मालगाड़ी ट्रेन चलाई थी, जिन्होंने जो यहाँ से यहाँ तक ले जा रहे थे माल को। अब इसके बाद जो हमारा चलता है आगे टॉपिक, धन का निष्कासन का सिद्धांत। थोड़ा यहाँ पे जानेंगे। धन के निष्कासन का सिद्धांत का विरोध करने वाले एमजी रनाडे और आरसी दत्त थे। धन के निष्कासन के सिद्धांत की जो मतलब विरोध कर रहे थे वो एमजी रनाडे थे और आरसी दत्त थे। और कार्ल मार्क्स के अनुसार ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। ब्रिटिश की जो आर्थिक नीति है वो घिनौनी है। ये किसने कहा था, कार्ल मार्क्स ने कहा था। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अंग्रेज नागरिक सेलबर्न के अनुसार, एक नागरिक था अंग्रेज, उसका नाम था सेलबर्न था, के अनुसार हमारी अर्थव्यवस्था एक स्पंज के समान है। किसके समान है, स्पंज के समान है, मतलब सोखते के समान है। और भारतीय अर्थव्यवस्था को सोख लेती है और टेम्स नदी के किनारे पर क्या कर देती है, निचोड़ देती है। धन के निष्कासन के विरोध करने वाले समाचार पत्रों अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष का महत्वपूर्ण निर्णय है। भारत का सर्वाधिक धन गृह व्यय के रूप में इंग्लैंड गया था। मतलब धन गृह व्यय के रूप में कहाँ गया था, इंग्लैंड में सबसे ज्यादा ये गया था। 1857 के विद्रोह के कारण क्या थे, इसके बारे में हम जान लेंगे। अब जो हमारा लेक्चर है ये 1857 के विद्रोह के बारे में हम यहाँ पे डीप में आपको बताने वाले हैं कि क्या था 1857 का विद्रोह। सुरेंद्र नाथ सेन को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकारी इतिहासकार बन गया था। मतलब सुरेंद्र नाथ सेन जो थे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकारी इतिहासकार बनाए गए थे। इनको बनाया गया था। और 1857 के विद्रोह में इंग्लैंड की जो महारानी विक्टोरिया थी वो प्रधानमंत्री पार्म ईस्टन, भारत के गवर्नर जनरल कैनिंग, भारत का गवर्नर जनरल कौन था, भारत का गवर्नर कौन था उस समय, कैनिंग था। कब था, 1857, मतलब 1872 के पहले जो था वो गवर्नर जनरल नहीं, गवर्नर होता था। तो यहाँ पे गवर्नर कौन था, वो कैनिंग था। अब यह हुआ कि 1857 के विद्रोह की योजना भारत के बिठूर कानपुर में तैयार की गई थी। मतलब जो विद्रोह की योजना थी ये कहाँ पे तैयार की गई थी, बिठूर और कानपुर में तैयार की गई थी। नाना साहब अजीमुल्ला खां थे। इसके बाद अजीमुल्ला खां लंदन गए थे। कौन थे इसके दो, नाना साहब और अजीमुल्ला खां थे। इसके बाद ये कहा, अजीमुल्ला खां लंदन गए थे और वहां पे भारतीयों से समर्थन प्राप्त किया था। भारतीयों से इन्होंने समर्थन प्राप्त किया था। और 1857 के विद्रोह का जो प्रतीक था वो क्या था, कमल का फूल था और रोटी थी। क्या था, कमल का फूल और रोटी थी। आपसे और विद्रोही हरे रंग के झंडे का प्रयोग करते थे। आज क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ से प्री में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1857 के विद्रोह का मतलब प्रतीक क्या था। तो कमल का फूल और रोटी थी और हरे रंग के झंडे का जो है ये प्रतीक जो था, ये जो हमारा 1857 के विद्रोह के प्रतीक थे एक प्रकार से। 1857 के विद्रोह का स्वरूप की अगर जो बात करें तो अनेक ब्रिटिश इतिहासकार इस विद्रोह सैनिक के मुस्लिम षड्यंत्र और धर्मांध ईसाइयों को विद्रोह मानते हैं। मतलब बहुत से लोग जो हैं इसको मुस्लिम षड्यंत्र और अनेक धर्मांध ईसाइयों को क्या मानते हैं, विद्रोह मानते हैं। अधिकांश इतिहासकार इसे जो है भारतीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या राष्ट्रीय आंदोलन भी मानते हैं। बहुत से लोग ये भी मानते हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय आंदोलन भी मानते हैं। अपने अपने मान्यताएं हैं हर किसी के लिए अलग अलग। अब इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि यह पूर्णतः राष्ट्रीय नहीं था, आंदोलन नहीं था। मतलब ये पूर्णतः राष्ट्रीय नहीं था। पूर्णतः जो है इसको कहा जाए कि ये राष्ट्र में नहीं, वो क्योंकि राष्ट्रीय भावना सभी लोगों से प्रेरित नहीं होती है। और भारत फिर भी राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण था, क्योंकि सभी का उद्देश्य था भारत में ब्रिटिश जो है यहाँ से शासन खत्म हो जाए, ब्रिटिश शासन यहाँ से खत्म हो जाए, ब्रिटिश शासन को क्या करना, उखाड़ फेंकना, ये जो है सभी का उद्देश्य था। कारण क्या थे, राजनीतिक कारणों की अगर जो हम बात करें तो सबसे पहले राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, ये जो है हम 3 प्रकार के यहाँ कारण को डिस्कस करने वाले हैं। तो राजनीतिक कारण
जो थे मुगल सम्राटों के अधिकारों का क्या हो रहा था, ह्रास हो रहा था। मुगल सम्राट जो यहाँ पे पहले थे क्या थे, वो उनके अधिकारों का क्या हो रहा था, ह्रास हो रहा था। और 1856 ईस्वी की बात करें तो डलहौजी अवध के शासक वाजिद अली शाह पर कुप्रशासन का आरोप लगा करके, अवध के शासन पर कब कुप्रशासन का आरोप लगाया गया था, 1856 ईस्वी में इन पर आरोप लगाया गया था कि अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया जाए। अवध को क्या कर लिया जाए, अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया जाए। और अवध के नवाब वाजिद अली शाह को कलकत्ता से निर्वासित कर दिया गया। मतलब कलकत्ता से इनको क्या कर दिया गया, अवध के नवाब वाजिद अली शाह को कलकत्ता से निर्वासित कर दिया गया, कलकत्ता से इनको हटा दिया गया था। अब यह हुआ कि डलहौजी ने जो है भारतीय नरेशों को पुत्र गोद लेने की एक जो प्रथा थी उसको क्या कर दिया, निषेध कर दिया और राज्यों को हड़प लिया। सॉरी, गोद लेने की जो प्रथा थी वो मतलब खत्म कर दिया। किसने खत्म कर दिया था, डलहौजी ने खत्म कर दिया और गोद लेने की प्रथा निषेध कर दिया और राज्यों को हड़प लिया। इस प्रकार से सतारा, संबलपुर, जैतपुर, बघाट, झांसी, उदयपुर इतने राज्यों को क्या कर दिया गया, हड़पा गया था। आपसे यहां से क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले किसको हड़पा गया था, वो सतारा था। सबसे पहले सतारा को हड़पा गया, उसके बाद अंग्रेजों ने संबलपुर को हड़पा, फिर जैतपुर को हड़पा, फिर बघाट को हड़पा, फिर झांसी को हड़पा। ये जो है मतलब सीरियल आप याद रखिएगा। और इसमें से क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि इनमें से किस राज्यों की हड़प लॉर्ड डलहौजी की एक प्रकार से हड़प नीति के अंतर्गत आता है। तो सतारा, संबलपुर, जैतपुर, बघाट, या 3 या 4 कोई दे देगा, 1 दे देगा, कोई ऐसा जो नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला जो है, नाना साहब की पेंशन भी इसमें बंद करवा दी गई थी। किसने बंद करवाई थी, वही लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। आर्थिक कारण क्या थे, अंग्रेज यहाँ भू राजस्व नीति के कारण, अंग्रेज की जो ये भू राजस्व की नीति थी के कारण अत्यधिक शोषण किया था इन्होंने, अत्यधिक शोषण हुआ था। और इनकी आर्थिक नीतियों के कारण अकाल और महामारी पैदा हो गई थी। अकाल और महामारी यहाँ पे पैदा हुई थी और सर्वाधिक संख्या में लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। इनकी जो ये नीतियां थी इसके कारण से यहाँ पे लोगों की मृत्यु हो गई। सामाजिक और धार्मिक कारण की अगर जो बात करें तो अंग्रेज भारतीयों का बहुत ही अपमान करते थे मतलब इज्जत नहीं देते थे वो। और भारतीय नरेशों को क्या देते थे, नस्ली गालियां देते थे। मतलब जो यहाँ के राजा होते थे उनको। अंग्रेज एक अधिकारी एडवर्ड के अनुसार हमारा भारत में अधिकार करने का उद्देश्य केवल ईसाई लोगों को क्या करना है, ईसाई बनाना। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस अधिकारी का एक प्रकार से उद्देश्य किसने बोला है कि किसका भारत में हमारा जो है एक प्रकार से ईसाई धर्म का क्या करना है, एक प्रकार से भारत को ईसाई धर्म बनाना है, एक प्रकार से ईसाइयों का धर्म बनाना है। वो किसने कहा था, वो अंग्रेज अधिकारी एडवर्ड था। ईसाई बनाने का उसका उद्देश्य था। 1850 ईस्वी में लेक्स लोकी कानून आया था। लेक्स लोकी कानून किससे रिलेटेड है ये पूछा जा सकता है। धार्मिक अयोग्यता संबंधी कानून था लेक्स लोकी कानून। धार्मिक अयोग्यता संबंधी कानून पारित किया गया। इसके अनुसार जो हिंदू ईसाई धर्म स्वीकार करेगा उसे पैतृक उत्तराधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। 1850 ईस्वी में आया था। कब आया था, 1850 ईस्वी में। किसके शासनकाल में, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आया था। तो जो ईसाई धर्म को स्वीकार करेगा उसको उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। ये जो है यहाँ पे बनाया था अंग्रेजों ने। और सैनिक कारण क्या थे, सैनिक कारण भी थे, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तीसरा ये चौथा कारण हो गया। भारतीय सेना में 2,38,000 जो है भारतीय सैनिक थे। भारतीय सेना में मतलब अंग्रेजों की एक प्रकार से सेना कह लें, भारत की जो सेना थी उसमें 2,38,000 जो थे भारतीय सैनिक थे और 45,000 क्या थे, यूरोपीय सैनिक थे। 45,000 कौन थे, यूरोपीय सैनिक थे। मतलब एक प्रकार से अगर जो कहा जाए तो ये लगभग 20% के करीब कह सकते हैं कि जो हमारे सैनिक वो यूरोपीय सैनिक थे और बाकी जो हमारे थे 80% के करीब वो कितने थे, वो भारतीय सैनिक थे।
जिनमें से भारतीय सैनिकों की संख्या अधिक थी और सैनिकों में असंतोष बड़ा भेदभाव की नीति थी। मतलब मतलब जो सैनिक भी थे उनसे भी वो लोग भेदभाव पूर्ण नीति अपनाते थे। 1854 ईस्वी में डाकघर सुधार अधिनियम पारित किया गया। सॉरी, कौन सा अधिनियम पारित किया गया? 1854 में डाकघर सुधार अधिनियम पारित किया गया। इसके द्वारा निःशुल्क क्या कर दी गई थी? निःशुल्क डाक सेवा को समाप्त कर दिया गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कब, किस अधिनियम के द्वारा जो है निःशुल्क डाक सेवा समाप्त कर दी गई थी? सॉरी, अधिनियम नहीं, 1854 का अधिनियम था वो, डाकघर सुधार अधिनियम। उसके द्वारा जो है ये निःशुल्क डाक सेवा समाप्त कर दी गई थी। और कैनिंग के सरकार के समय सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856 ईस्वी में पारित किया गया। कैनिंग का जो समय सरकार के समय में सामान्य भर्ती सेवा अधिनियम 1856 ईस्वी में बना और अंग्रेजों में क्या हो गया? असंतोष फैल गया। अंग्रेजों में असंतोष फैल गया। तत्कालिक कारण क्या थे? एक और कारण क्या था? तुरंत का मतलब कारण क्या था? तत्कालिक कारण। अब ये मेंस का क्वेश्चन बन सकता है कि अंग्रेजों के मतलब 1857 के विद्रोह में कौन कौन से कारण रहे थे जिसकी वजह से ये विद्रोह स्टार्टिंग हुआ था, उत्पन्न हुआ था, कौन कौन से कारण? तो हमने आपको ये पांचवा कारण एक प्रकार से है, ये तत्कालिक कारण है। 1856 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने सैनिकों को ब्राउन बेस्ड बंदूक की जगह न्यू इनफील्ड राइफल, मतलब एक 1856 ईस्वी में एक बंदूक हुआ करती थी, वो कौन सी थी? वो ब्राउन बेस्ड बंदूक की जगह न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग करने की अनुमति प्रदान कर दी गई, जिसमें चर्बीयुक्त कारतूस लगी होती थी। क्या लगी होती थी? चर्बीयुक्त कारतूस लगी होती थी, जिसे दांत से खींचना पड़ता था। और सर्वप्रथम बंगाल में यह अफवाह फैली कि इन कारतूसों में क्या लगा हुआ है? गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। और बाद में जब सरकार ने कारतूसों को मंगाना शुरू कर दिया तो शक हकीकत में बदल गया। मतलब जो शक था लोगों में वो हकीकत में बदल गया। अब ये हुआ कि ये भी कारण एक रहा कि विद्रोह का। सर्वप्रथम बंगाल में स्थित दमदम के सैनिकों ने क्या किया? जो दमदम के सैनिकों ने कारतूस को प्रयोग करने से इंकार कर दिया और 28 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर छावनी की 34वीं रेजिमेंट के एक सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस के विरोध में आगे आया और एडजुवेंट लेफ्टिनेंट जो था बाघ को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मतलब 28 मार्च 1857 ईस्वी की बात है, बैरकपुर छावनी में किसने गोली मारी थी? एडजुवेंट लेफ्टिनेंट को। तो मंगल पांडे ने मारी थी, ये तो सभी को पता होगा। लेकिन यहां से ये क्वेश्चन बनता है कि चर्बीयुक्त कारतूस वाले के विरोध में एडजुवेंट लेफ्टिनेंट को गोली मार के हत्या कर दी। तब मारी थी इसको 28 मार्च 1857 ईस्वी को। कहां पे मारी थी? बैरकपुर छावनी में। कौन सी ये रेजिमेंट थी? 34वीं रेजिमेंट थी। किसने मारी थी? मंगल पांडे ने मारी थी। और एडजुटेंट लेफ्टिनेंट था, एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बाघ को की गोली मार के इसने क्या कर दी? हत्या कर दी तथा सर्जेंट ह्यूरोस को गोली मारकर घायल कर दिया। किसको घायल कर दिया था? सर्जेंट ह्यूरसन को, मतलब गोली मार करके घायल कर दिया था। मंगल पांडे 10 अप्रैल 1857 ईस्वी को क्या कर दी गई? इनको फांसी दे दी गई। उसने मारा गोली कब था? 28 मार्च 1857 ईस्वी को और 10 अप्रैल 1857 ईस्वी को उसको क्या कर दी गई? फांसी दे दी गई। अंग्रेजों के शासनकाल में बहुत जल्दी न्याय होता था। ऐसा नहीं है कि न्याय व्यवस्था जो है बहुत कमजोर थी। उसको देखो 28 अप्रैल को गोली मारी थी इसने और 10 को इनको क्या कर दी गई? फांसी दे दिया गया। मतलब 13 दिन बाद जो है इनको फांसी दे दी गई। या विद्रोह, मतलब ये जो विरोध हो रहा था ये विद्रोह में अब बदल गया। अब जो उनको फांसी दे दी गई। तो विद्रोह की अगर जो प्रारंभ की बात करें तो 24 अप्रैल 1857 ईस्वी को मेरठ छावनी, अब ये 10 को इनको फांसी दी गई थी। अब 24 अप्रैल 1800 मेरठ की छावनी में कुछ भारतीय सैनिक जो थे वो कारतूस लेने से क्या कर दिए? उन्होंने इंकार कर दिया। परिणाम ये हुआ कि उन पर मुकदमा चला और 9 मई 1857 को 85 सैनिकों
को नौकरी से बर्खास्त करके उनको सजा सुनाई गई। 85 सैनिक जो थे उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया और उन्हें सजा सुनाई गई। कब? इसी के विरोध में जो ये छावनी में क्या हो रहा था, वो लोग क्या कर रहे थे, सैनिक जो थे वो कारतूस लेने से इनकार कर दिया था, तो उन्हें 85 सैनिकों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया और उन्हें सजा सुनाई गई थी। हुआ ये कि 10 मई 1857 ईस्वी को 10 अप्रैल को यह हुआ था। ये मई 1857 मेरठ के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और सैनिकों को रिहा करा करके अस्त्र शस्त्र की इन्होंने क्या करने लगे, लूटपाट करने लगे, युद्ध की मतलब वो बनाने लगे। अब सबसे पहले जो विद्रोह होना स्टार्ट हुआ वो कहां से स्टार्ट हुआ, वो दिल्ली से स्टार्ट हुआ था। मेरठ के सभी विद्रोही सैनिक जो थे वो दिल्ली पहुंचे। कहां पे पहुंच गए? ये सब दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली में विद्रोही पहुंचे और यहाँ पे अंग्रेजी सेना को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। दिल्ली पर इन्होंने अधिकार कर लिया। दिल्ली की अगर जो हम बात करें, अब हम जो यहाँ पे जानने वाले हैं कि विद्रोह कहां कहां से और कहां कहां पर स्टार्ट हुए, कब और कौन उसका नेतृत्व कर रहा था, कौन उसके विरोध में था, जिसकी बात करेंगे जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए चलते हैं कि दिल्ली की अगर जो बात करें तो मेरठ में सभी विद्रोही सैनिक जो थे दिल्ली पहुंच गए। मेरठ के जो जितने भी विद्रोही थे वो दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली में पहुंचने पर यहाँ पे इन्होंने क्या किया, अंग्रेजी सेना को पराजित कर दिया, दिल्ली पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। और विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित कर दिया। जो विद्रोही थे इन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित कर दिया। और 20 सितंबर 1857 ईस्वी को हडसन के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना जो कहां पे पहुंच गई, विद्रोहियों को पराजित कर दिया और दिल्ली पर इन्होंने पुनः अधिकार। ये अंग्रेजी सेना दिल्ली पहुंच गई थी और बहादुर शाह जफर जो था वो उसके बाद 20 सितंबर को उसके बाद जब दिल्ली पर अधिकार कर लिया था 1857 को, हडसन के नेतृत्व में दिल्ली में किसके खिलाफ मतलब विद्रोह हुआ था, बहादुर शाह जफर जो नेतृत्व कर रहा था और अंग्रेजों की तरफ से कौन था, हडसन नेतृत्व कर रहा था। अंग्रेजी सेना कहां पे पहुंच गई, दिल्ली पहुंच गई और विद्रोहियों को इसने पराजित कर दिया। पहले उन्होंने अंग्रेजों को भगाया, उसके बाद 20 सितंबर को 1857 ईस्वी को जो एक सेना थी अंग्रेजी सेना वो हडसन के नेतृत्व में दिल्ली पहुंची और विद्रोहियों को पराजित कर दिया। अब ये हुआ कि दिल्ली पर पुनः अधिकार उसने कर लिया। अब ये हुआ बहादुर शाह जफर जो था वो मकबरे में जाकर छिपा, हुमायूं के मकबरे में जाकर छिप गया। अंततः इसको क्या किया, पकड़ के इसे मृत्यु दंड देने की शर्त पर आत्मसमर्पण कर दिया। मृत्यु दंड न देने की शर्त पर, मतलब मृत्यु दंड इसको न दिया जाए, इसके पक्ष में कि आपको मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा, आप बाहर आ जाइए, जहां कहीं भी हैं आपको मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा। और इसके खिलाफ, इसके लिए इसको क्या कर दिया गया, आत्मसमर्पण कर दिया गया और इसे रंगून भेज दिया गया। 1862 ईस्वी में जो है इसकी मृत्यु हो गई। इसको कहां भेज दिया गया था, रंगून भेज दिया गया, रंगून कुवैत, और वहीं पे इसकी जो है मृत्यु हो गई। अब अगला जो विद्रोह हुआ था इसके बाद वो लखनऊ में हुआ था। तो लखनऊ में विद्रोह जो हुआ था उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। लखनऊ में जो विद्रोह का नेतृत्व कर रहा था वाजिद अली शाह की जो पत्नी थी वो बेगम हजरत महल कर रही थी। कौन कर रही थी, वाजिद अली शाह की जो पत्नी थी बेगम हजरत महल कर रही थी। इनकी देखरेख में जो है बिरजिस कादर अवध को नवाब घोषित कर दिया। इनकी देखरेख में बिरजिस कादर को क्या कर दिया गया, अवध का नवाब घोषित कर दिया गया। और 1858 ईस्वी में कंपल के नेतृत्व में एक सेना लखनऊ पहुंची थी। एक सेना कहां पहुंची थी, लखनऊ पहुंची थी। इसने विद्रोहियों को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। इसने विद्रोहियों को पराजित कर दिया और बेगम हजरत महल की गिरफ्तारी से बचने के लिए नेपाल चली गई थी। कहां पे चली गई बेगम हजरत महल, वो नेपाल चली गई थी गिरफ्तारी से, गिरफ्तार न उनको किया जाए। और कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब और धोंदू पंत ने किया था। आपसे क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि लखनऊ में जो मतलब देख रेख एक प्रकार से कौन कर रहा था, विद्रोह का नेतृत्व कर रहा था, तो बेगम हजरत महल कर रही थी, वाजिद अली शाह की पत्नी। और विरोध में कौन था,
कैंपवेल के नेतृत्व में, अंग्रेजी सेना की तरफ से कैंपवेल था। यही क्वेश्चन पूछा। बेगम हजरत महल की गिरफ्तारी से बचने के लिए ये कहां पे चली गई थी? ये भी नेपाल चली गई थी। और अगला जो हमारा विद्रोह हुआ वो कानपुर में हुआ। कानपुर में विद्रोह में धोंदपंत, जिसे पेशवा घोषित किया था। धोंदपंत, नाना साहब के बारे में आपने सुना होगा, नाना साहब को धोंदपंत बोलते थे, इन्होंने नेतृत्व किया था। अब नाना साहब की तरफ की जिम्मेदारी किसने ली थी? तात्या टोपे। तात्या टोपे, जिनका वास्तविक नाम जो था वो रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या टोपे का नाम पूछा जाता है, रामचंद्र पांडुरंग था इनका। ये दिसंबर 1857 ईस्वी में कैंपवेल के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना जो थी वो कहां पहुंची थी? कानपुर पहुंची थी। और फिर कानपुर पे क्या कर लिया था इसने? अधिकार कर लिया था। कानपुर पर भी अधिकार हो गया। अब नाना साहब क्या हो गए? नेपाल भाग गए। नाना साहब नेपाल भाग गए, जबकि तात्या टोपे को गिरफ्तार कर लिया गया। तात्या टोपे को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया था। दो लोग नेतृत्व कर रहे थे, नाना साहब और तात्या टोपे, और उसके खिलाफ कौन था? कैंपवेल था, जो लखनऊ में कर रहा था वही जो है वहां पे भी कर रहा था। ये यहाँ पे भी कौन कर रहा था? कैंपवेल कर रहा था कानपुर में, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व। अगला जो है झांसी में विद्रोह कौन कर रहा था? गंगाधर राव की विधवा जो पत्नी थी, मतलब कह सकते हैं गंगाधर राव की जो पत्नी थी रानी लक्ष्मीबाई, मतलब गंगाधर राव की तो मृत्यु हो गई थी, उनके पुत्र तो था नहीं, तो अंग्रेजों ने क्या किया था? राज्य हड़प नीति के तहत उसको भी अपने राज्य में मिलाने की बात कह दी थी, तो उसी के लिए विद्रोह हुआ था। तो हुआ ये रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। अब मार्च 1858 ईस्वी में ह्यूरोज के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना कहां पे पहुंची थी? झांसी पहुंची थी। किसके नेतृत्व में पहुंची थी? झांसी पहुंची थी, ह्यूरोज के नेतृत्व में। अंग्रेजों की तरफ से ह्यूरोज था और झांसी में जो है रानी लक्ष्मीबाई जो थी, मतलब अंग्रेजों के विपरीत थी। रानी लक्ष्मीबाई ह्यूरोज से क्या किया? युद्ध किया, लेकिन कुछ गद्दारों के कारण वो क्या हो गई? पराजित हो गई। अंततः उन्होंने क्या किया? झांसी की रानी ग्वालियर पहुंची थी। झांसी से रानी कहां पहुंच गई थी? ये ग्वालियर पहुंच गई, और ग्वालियर में कुछ विद्रोहियों के सहयोग से इन्होंने ग्वालियर फिर अधिकार कर लिया। मतलब ग्वालियर में पहुंची और कुछ विद्रोहियों के सहयोग से इन्होंने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। और पीछे से ह्यूरोज जो था अपनी सेना लेकर ग्वालियर पहुंच गया, और रानी से इसने क्या किया? युद्ध किया। कोटा और मोरार के युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो वीरगति को प्राप्त हो गई। कोटा और मोरार का युद्ध था, वहां पे रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हो गई। आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोटा और मोरार किस युद्ध में जो है रानी लक्ष्मीबाई की वीरगति को प्राप्त हुई थी? वो कोटा और मोरार के युद्ध में जो है रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई थी। अगला जो विद्रोह था वो हमारा था जगदीशपुर का विद्रोह। जगदीशपुर जो है ये बिहार में पड़ता है। तो यहाँ पे विद्रोह कौन कर रहा था इसके बारे में, यहाँ विद्रोह जो का नेतृत्व जो कर रहा था वो जमींदार 80 वर्षीय बाबू कुंवर सिंह कर रहे थे। कौन कर रहे थे? कुंवर सिंह कर रहे थे। और इलाहाबाद की अगर जो बात करें तो यहाँ पे नेतृत्व मौलवी लियाकत अली कर रहे थे। क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में। इन्होंने इन्हें इलाहाबाद का जो है सूबेदार घोषित कर दिया गया था। सूबेदार राज्यपाल के बराबर का जो पोस्ट होती थी उसको सूबेदार बोलते थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह के महत्वपूर्ण केंद्रों के बारे में हम थोड़ा आप जान लेते हैं कि जो यूपीएससी आपसे मतलब जो गवर्नमेंट एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में अब थोड़ा हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं कि कौन से युद्ध कहाँ पे हुआ था और उसके खिलाफ कौन था, अंग्रेजों की तरफ से कौन था और भारत की तरफ से उसका नेतृत्व किसने किया था। तो उनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं 1857 का विद्रोह का जो प्रमुख कारण था, प्रमुख महत्वपूर्ण केंद्र था, दिल्ली में जो था बहादुर शाह जफर, ये तो हम पहले आपको बता चुके थे। और विपक्ष में कौन था? हडसन था। लखनऊ में जो बेगम हजरत महल थी, कैंपवेल था। कानपुर में नाना साहब था, उसके खिलाफ भी कैंपवेल था। याद रखना कि कैंपवेल और जो दोनों थे लखनऊ कानपुर पास पास पड़ते हैं, तो इसमें जो है दोनों क्या थे? साथ थे, मतलब दोनों में साथी एक ही मतलब लोग व्यक्ति ने जो है नेतृत्व किया था। अब ध्यान रखना यह भी कि इस कि झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई किसने की इनके खिलाफ कौन सा विद्रोह, इनके खिलाफ कौन था? ह्यूरोज था, जनरल ह्यूरोज था। अगला जो था जगदीशपुर बिहार में पड़ता है, इसमें कुंवर सिंह थे
और जगदीशपुर में कौन थे, कुंवर सिंह थे, और विलियम टेलर और विंसेंट आयर, यहाँ पे दो थे। कोई एक पूछ सकता है कि विलियम टेलर कौन कौन कर रहा था या विंसेंट आयर, कोई एक भी पूछ सकता है, दोनों भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद में विद्रोह किसने किया था, मौलवी लियाकत अली ने किया था। विपक्ष में कौन था, जनरल नील था, जनरल नील था। और फैजाबाद में कौन था, मौलवी अब्दुल्ला शाह था, मौलवी अब्दुल्ला शाह था। और विपक्ष में कौन था, विपक्ष में भी कामपल था। अगला जो था हमारा, बरेली में कौन कर रहा था, बरेली में जो था विद्रोह का नेतृत्व वो कैंपवेल कर रहा था। ये दोनों साथ रखना हमेशा याद कि फैजाबाद और बरेली में साथ साथ एक ही थे, कैंपवेल था। और वहां पे इलाहाबाद और उसमें सॉरी लखनऊ और कानपुर में, इलाहाबाद नहीं लखनऊ और कानपुर में यहाँ पे भी कौन था, कैंपवेल था। इसमें बेगम हजरत महल और नाना साहब थे, ये याद रखना, चार याद रखना। और फैजाबाद बरेली कौन था, लखनऊ कानपुर फैजाबाद बरेली, यहाँ पे जो अंग्रेजों की तरफ से था वो कैंपवेल था। और फैजाबाद में जो विपक्ष भारत की तरफ से जो विद्रोह किया था, मतलब विद्रोह का नेतृत्व किया था, वो मौलवी अब्दुल्ला शाह ने किया था और खान बहादुर खान ने बरेली से किया था। अगला है जो गोरखपुर से जो विद्रोह का नेतृत्व किया था, गंगाधर सिंह ने किया था। स्थानीय सेना यहाँ पे थी, मतलब यहाँ के पास की सेना, यहाँ को कोई नेतृत्व करता नहीं था, उसी में होगा लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। निजाम मोहम्मद, यहाँ पे दो लोगों ने विद्रोह किया था, गंगाधर सिंह और निजाम मोहम्मद, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी जो ऊपर वाले थे वो इंपॉर्टेंट है। मंदसौर मध्य प्रदेश में है, यहाँ पे फिरोज शाह ने किया था विद्रोह का नेतृत्व। और कोटा राजस्थान में है, ये जयदयाल और हरदयाल ने किया था। असम में करपेंद्र सिंह और मणि रामादत्त ने किया था, ये वाला याद रखना। असम में किसने किया था, करपेंद्र सिंह और कंदरपेश्वर सिंह और मणि रामदत्ता। कुल्लू में किसने किया था, कुल्लू मनाली हिमाचल प्रदेश में वीर सिंह प्रताप सिंह, यहाँ पे भी स्थानीय सेना ने किया था। मथुरा में देवी सिंह ने किया था और मेरठ में कदम सिंह ने किया था। मेरठ याद रखना, मथुरा ना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरठ में किसने किया था, कदम सिंह ने किया था। अब 1857 से विद्रोह से संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से तथ्य थे, मतलब 1857 के विद्रोह में क्या क्या हुआ था, किसने किसको क्या कहा, कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनके बारे में हम थोड़ा यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो विद्रोह में जो है अजीमुल्ला खां, देखते हैं कि अजीमुल्ला खां जो है लंदन के एक तुर्क गए थे। कहाँ गए थे, लंदन से तुर्क गए थे। कुश्तनिया में उनकी मुलाकात ब्रिटिश पत्रकार WH रसेल से हुई थी। कुश्तनिया में जो है उनकी मुलाकात किससे हुई थी, WH रसेल से हुई थी। और बेगम हजरत महल के साथ सिकंदराबाद में वीरांगना उद्दा देवी से ने युद्ध किया था। किसने किया, सिकंदराबाद में युद्ध किया था, वीरांगना उद्दा देवी ने किया था। तात्या टोपे को 1862 ईस्वी में फांसी दे दी गई, जो इस विद्रोह की क्या थी, अंतिम घटना थी। 1857 ईस्वी में विरोध का जो झंडा था, गीत की रचना अजीमुल्ला खां ने की थी। मतलब विद्रोह में जो झंडा गीत की रचना थी वो किसने की थी, अजीमुल्ला खां ने की थी। इस प्रकार से हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा, पाक वतन है कौम का, जन्नत से भी प्यारा। ये मतलब जो एक प्रकार से गीत था, इसकी रचना किसने की थी, अजीमुल्ला खां ने की थी। 1857 के विद्रोह में राजस्थान में अजमेर और नीमच औवा आदि स्थलों पर जो है विद्रोह हुए थे, लेकिन जयपुर विद्रोह का केंद्र नहीं रहा था। राजस्थान में सभी जगह हुआ था, लेकिन जयपुर जो है विद्रोह का केंद्र नहीं रहा था, विद्रोह हुआ था। और अंग्रेज राजपूताना राज्यों में 1857 ईस्वी के विद्रोह को दबाने में सफल रहे थे। मतलब अंग्रेज जो राजपूत राज्यों थे, राजपूताना राज्य या राजपूत राज्य थे, उनको 1857 के विद्रोह में दबाने में क्या कर रहे थे, सफल रहे थे। और स्थानीय सेनाओं ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। स्थानीय जो सेना थी उन्होंने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। अब कुछ विद्रोह जो थे वो आदिवासी विद्रोह भी थे और जनजाति विद्रोह भी थे, किसान आंदोलन भी थे। तो उनके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। सबसे पहले हम जनजाति विद्रोह के बारे में जानेंगे, किसान आंदोलन एक दो हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं
वो विद्रोह हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बाकी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले। जो आज तक पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं उनके बारे में हम यहाँ से चर्चा करेंगे। तो आदिवासी विद्रोह और जनजाति विद्रोह क्या थे? आदिवासियों को अपना कानून हुआ करता था, मतलब इनका जो है आदिवासियों का, आज भी आप देखते होंगे इनका जो है अपना कानून हुआ करता था, लेकिन अंग्रेजी राज्य विस्तार के पश्चात उनके व्यक्तिगत कानूनों में जो है पुलिस प्रशासन का हस्तक्षेप होने लगा। पुलिस प्रशासन का क्या होने लगा? हस्तक्षेप होने लगा, जिसके कारण वो दुखी थे, जिसके कारण से वे दुखी थे। आदिवासी बाहरी लोगों को दिक्कू कहते थे। क्या कहते थे? ये दिक्कू बोलते थे, जिसका तात्पर्य था कि उन लोगों से जो उनको क्या करते थे? परेशान करते थे। जैसे महाजन वर्ग था, ठेकेदार था, जमींदार था, अधिकारी थे, इन सभी को अंग्रेज क्या बोलते थे? दिक्कू बोला करते थे। तो इसलिए अंग्रेजों को भी ये दिक्कू बोला करते थे। दस्तक, ग्वाले और स्थानीय राजाओं को भी दिक्कू माना जाता था। मतलब जो दस्तकार थे, वो जो ग्वाले थे, जो गाय वाय लगाते थे, स्थानीय राजाओं को भी ये लोग क्या बोलते थे? दिक्कू बोलते थे। आदिवासी विद्रोह का प्रमुख कारण जो था वो आर्थिक कारण था। अब कौन कौन से विद्रोह हुए थे, वो प्रमुख विद्रोहों के हम यहाँ पे लिस्ट लेके आए हैं। जितना हो सकता है उतना हम यहाँ पे आपको इसके बारे में बताएंगे। ये देखिए, आदिवासी विद्रोहों का जो है मतलब सबसे पहला जो विद्रोह हुआ था वो महाराष्ट्र का जो है भील विद्रोह हुआ था। महाराष्ट्र का भील विद्रोह जो हुआ था 1820 ईस्वी से 57 ईस्वी तक हुआ था। इसमें 3 लोगों ने नेतृत्व किया था। दशरथ हिरिया सेवरम ने किया था, और जो इसका कारण था वो आर्थिक कारण था। ये महाराष्ट्र क्षेत्र में हुआ था और अंग्रेजों द्वारा इसका जो है वो दमन भी कर दिया गया था। अगला जो था वो संथाल विद्रोह था, 1855 से 56 ईस्वी तक जो विद्रोह हुआ था, और सिद्धू और कानू ने इसका जो है नेतृत्व किया था, और आर्थिक शोषण जो मतलब इनका कारण था। दमन एको अंग्रेजों के द्वारा इसका जो है दमन कर दिया गया था। यह दमन एको क्षेत्र था जो बिहार के भागलपुर से लेकर राजमहल पहाड़ी तक जो है, राजमहल तक जो है ये स्थान है, इसको दमन एको बोला जाता है। अब मुंडा विद्रोह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। यह 1874 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक रहा था। इसमें जिसका जो नेतृत्व किया था बिरसा मुंडा थे। बिरसा मुंडा एक मतलब नेतृत्व कर रहे थे, नेतृत्वकर्ता थे, ये आदिवासी नेता थे। और आर्थिक अगर जो धार्मिक कारण, बिरसा मुंडा थे। आर्थिक अगर जो हम कारण की बात करें, आर्थिक और धार्मिक कारण इनका क्या था? आर्थिक और धार्मिक कारण था इसका। और दक्षिण बिहार में छोटा नागपुर पठार पर यह विद्रोह हुआ था। ये झारखंड में जो है, मतलब अब इस समय झारखंड में है ना, तो छोटा नागपुर पठार, तो वहां पे यह विद्रोह हुआ था। अंग्रेजों द्वारा इसको दमन कर दिया गया था। कोल विद्रोह जो हुआ था 1831 और 32 में हुआ था। बुद्धू भगत आर्थिक शोषण जो था छोटा नागपुर पठार हुआ था। अंग्रेजों द्वारा भी इसका दमन कर दिया गया था। कोल विद्रोह का भी दमन कर दिया गया था। 1831 से 32 तक हुआ था। बुद्धू भगत इसका नेतृत्व कर रहे थे। अब खोंड विद्रोह की बात हम करें, 1846 और 55 में चक्र बिसोई ने जो है मतलब इसका जो है नेतृत्व किया था, और मुरिया प्रथा को रोकने के प्रयास किया गया था। मुरिया प्रथा जो थी उसको रोकने का जो है यहाँ पे प्रयास किया गया था, उसके कारण ये विद्रोह हुआ था, और ये उड़ीसा में हुआ था। और अंग्रेजों द्वारा इसको क्या कर दिया गया था? इसका जो है वो दमन कर दिया गया था। अन्य विद्रोह प्रमुख अगर जो हम बात करें, अन्य कौन कौन से प्रमुख विद्रोह थे? सन्यासी विद्रोह जैसे था। सन्यासी विद्रोह जो था 1763 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक शंकराचार्य के अनुयायी गिरि संप्रदाय के थे। शंकराचार्य के अनुयायी गिरि संप्रदाय। और ब्रिटिश शोषण बंगाल में हुआ था। आनंद मठ का कथानायक इस विद्रोह पर क्या है? आधारित है, इसी विद्रोह पर आधारित है, सन्यासी विद्रोह पर। इसका मतलब एक प्रकार से ये विशेष है। पागलपंथी विद्रोह जो हुआ था 1813 ईस्वी से 34 ईस्वी तक हुआ था, 31 ईस्वी तक हुआ था। और टीपू जो है मतलब इसका नेतृत्व कर रहे थे। और ब्रिटिश शोषण बंगाल में हुआ था। और ब्रिटिश शोषण बंगाल में मतलब एक प्रकार से फराजी और पागलपंथी इन दोनों का एक प्रकार से उद्देश्य था।
अगला जो विद्रोह हमारा हुआ था वो वहाबी आंदोलन हुआ था 1820 ईस्वी से 1880 ईस्वी तक वहाबी आंदोलन हुआ था। ये सैयद अहमद ने किया था। और धार्मिक कारण और अनेक क्षेत्रों में, मतलब एक प्रकार से ये कारण थे। यह आंदोलन जो था मुसलमानों के लिए था। अगला जो था कूका विद्रोह 1840 ईस्वी से 72 ईस्वी तक सेन साहब बाबा राम सिंह कूका ने किया था। दो लोगों ने किया था, सेन साहब और बाबा राम सिंह कूका ने। धार्मिक और राजनीतिक कारण था। राम सिंह कूका को रंगून भेज दिया गया था। राम सिंह कूका को कहाँ भेज दिया गया था? रंगून भेज दिया गया था। जैसे बहादुर शाह जफर को भेजा गया था वैसे इनको भी भेज दिया गया था। ये नामधारी आंदोलन की अगर जो बात करें तो 1863 ईस्वी से 72 ईस्वी तक किया गया था। ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, ज्यादा नहीं पूछा जाता, किसी एग्जाम में रख दिया जाता है कि कब हुआ था। वैसे ये इंपॉर्टेंट है कौन सा नेतृत्व कर रहा था, बाबा राम सिंह कूका। और इसका कारण क्या था? ये धार्मिक कारण था पंजाब में। ये इतने इंपॉर्टेंट है। बाकी कृषक आंदोलन कौन कौन थे उनके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं कि ब्रिटिश शासन में भारतीय किसानों में सर्वाधिक कहर ढाया था। ब्रिटिश शासन में सर्वाधिक कहर ढाया था। और जमींदारों किसानों को पर भी बहुत अत्याचार किए थे। बेगार किया जाने लगा था। जमींदारों द्वारा जो है मतलब किसानों के एक प्रकार से बेगार किया जाने और मनमाने ढंग से, अवैध ढंग से वो लगान वसूल कर रहे थे। दुष्चर्य था। उपरोक्त कारणों से किसान आंदोलन का विस्फोट समय आ गया था और अलग अलग स्थानों पर दीर्घकालिक असंतोष और तात्कालिक कारणों के भी होने लगे थे। तत्कालिक कारण भी थे। अब ये 19वीं शताब्दी के कुछ कृषक आंदोलन है, जो 3 आंदोलन है जो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में देख लें। 19वीं शताब्दी के थे। तो ये 1862 ईस्वी से 1960 ईस्वी तक पहला जो विद्रोह था नील विद्रोह था। इसका जो नेतृत्व कर रहे थे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। दो याद रखना, विष्णु विश्वास और विष्णु और दिगंबर। ये जो बंगाल में क्षेत्र था इसका। और किसानों का यह आंदोलन सफल रहा था। किसान जो है इसमें आंदोलन कर रहे थे, यह सफल भी रहा था। अगला जो विद्रोह है वो पमाना विद्रोह था। ये 1873 ईस्वी में हुआ था। ईशान चंद्र राय और केशव राय ने किया था। बंगाल में हुआ था ये विद्रोह और आंशिक सफलता इससे मिली थी। दक्कन उपद्रव कब हुआ था? 1874 ईस्वी में पूना जिले के किसानों का द्वारा नेतृत्व इसका किया गया था। और महाराष्ट्र में इसमें जो है आंशिक सफलता मिली थी। महाराष्ट्र में इसको क्या मिली थी? आंशिक सफलता मिली थी। 1875 ईस्वी में हुआ था। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। नील विद्रोह के बारे के कुछ फैक्ट हैं, ये जो है मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जो है कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ ही दिया जाता है किसी ना किसी एग्जाम में, तो इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। 1862-60 में इस विद्रोह हुआ था। बंगाल में अंग्रेज जो थे नील उत्पादक, जिनको नीलहे बोला जाता था, जो नील उत्पादन करते थे। बंगाल में अंग्रेज नील उत्पादक नीलहे किसानों से क्या कर रहे थे? जबरन नील की खेती कराने के लिए, मतलब जो अंग्रेज थे उनको नीलहे बोला जा रहा था, को खेती कराने के लिए बाध्य किया जाता था और उसकी बहुत कम कीमत देने को देते थे। और किसानों को अत्यधिक क्या होता? किसानों में इसका अत्यधिक असंतोष था। और बंगाल के नदिया जिले में, कहां पे ये हुआ था? बंगाल के नदिया जिले में गोविंदपुर गांव में नील उत्पादक के 2 भूतपूर्व कर्मचारी जो थे दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास के नेतृत्व में किसान नील आंदोलन प्रारंभ किया। और हिंदू पेट्रियाट संपादक में हरिश्चंद्र मुखर्जी ने इस आंदोलन को काफी कार्य किया। इस आंदोलन पर उन्होंने क्या किया? काफी कार्य किया। और दीनबंधु के नाटक नील दर्पण में, दीनबंधु का जो नाटक है नील दर्पण, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है नील दर्पण किसका नाटक एक प्रकार से है? वो दीनबंधु का है। में शोषण की स्थिति का वर्णन किया गया है। सरकार 1860 ईस्वी में टोनकर की अध्यक्षता में नील आयोग का गठन किया था। किसका गठन किया था? नील आयोग का। आयोग का में एक जो है भारतीय सदस्य ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन चंद्रमोहन चटर्जी थे। अब 20वीं शताब्दी के कुछ किसान आंदोलनों के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। 19वीं शताब्दी के हमने देख लिया 3, अब 20वीं शताब्दी के 2 देख लेते हैं कुछ हैं। संयुक्त प्रांत में किसान आंदोलन जो था 1918 ईस्वी में हुआ था। इसके जो गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय, ये अवध और आगरा में हुआ था। इसमें कुछ सफलता मिली थी। अवध किसान सभा आंदोलन जो हुआ था 1920 ईस्वी में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। ये बाबा रामचंद्र और अवध क्षेत्र में दमन कर दिया गया था इसको।
एका विद्रोह भी इंपॉर्टेंट है 1920 ईस्वी में मदारी पासी और सहदेव हरदोई बाराबंकी और बहराइच सीतापुर में इसका जो है मतलब इसका भी क्या कर दिया गया, दमन कर दिया गया। एका आंदोलन के बारे में कुछ मतलब ये इंपॉर्टेंट है तो इसके बारे में जो है कुछ ना कुछ पूछ दिया जाता है तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। 1920 ईस्वी में हरदोई बाराबंकी और बहराइच और सीतापुर के किसानों ने मदारी पासी और सहदेव के नेतृत्व में जो है आंदोलन चलाया था। इस आंदोलन का जो अत्यधिक लगान की वृद्धि और गैर कानूनी रूप से किसानों से खेत छीनना था। पुलिस ने जो थे जमींदारों के हितों को रक्षा करने के लिए आंदोलन का क्या कर दिया, दमन कर दिया था। बारदोली सत्याग्रह की बात करें तो गुजरात के बारदोली तालुका से सरकार जो थी 27% राजस्व की वृद्धि कर दिया था। इस आंदोलन का नेतृत्व जो था वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसने किया था? बारदोली सत्याग्रह का वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और आंदोलन में महिलाओं की भूमिका सक्रिय रही थी। यही जो वल्लभ भाई पटेल सत्याग्रह जिनकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई है, इन्होंने विद्रोह किया। मनी बेन पटेल, शारदा बेन पटेल और मीठू बेन पेटिट, शारदा बेन शाह थी और मीठू बेन पेटिट और शारदा मेहता महिलाओं ने की महत्वपूर्ण इनमें जो है वो भूमिका रही थी। बारदोली महिलाओं में गांधी जी ने जो है वल्लभ भाई पटेल को क्या की थी, सरदार की उपाधि दी थी। अब सरदार की उपाधि किस वल्लभ भाई पटेल को किसने दी थी? वो गांधी जी ने दी थी। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? 1936 ईस्वी में हुई थी। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 ईस्वी में कहां पे हुई थी? लखनऊ में हुई थी। कब हुई थी? 1936 ईस्वी में हुई थी, 56 नहीं। इसका नाम अखिल भारतीय किसान सभा रखा गया था। इसका जो है पहला सम्मेलन 1936 है, ये लखनऊ में हुआ था, साफ दिख नहीं रहा है। अब ये हुआ था कि अखिल भारतीय किसान सभा के जो अध्यक्ष थे वो सहजानंद सरस्वती, कौन थे? सहजानंद सरस्वती एवं महासचिव जो थे प्रोफेसर एन.जी. रंगा थे। प्रोफेसर एन.जी. रंगा थे। अखिल भारतीय किसान सभा में जो था एक प्रकार से भारत और ब्रिटिश शासन में उन्मूलन और भारत की स्वाधीनता अपना लक्ष्य इसने घोषित किया था। 1 सितंबर 1936 ईस्वी को किसान सभा दिवस, मतलब 1 सितंबर 1936 ईस्वी को क्या मनाया जाता है? किसान दिवस के रूप में इसे मनाने का क्या कर दिया गया था? निर्णय लिया गया था। और 1938 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में निदुबोल नामक स्थान पर ददनी प्रथा भारतीय किसान स्कूल खोला गया था। भारतीय किसान स्कूल खोला गया। और 1924 ईस्वी में की बात है, 1924 ईस्वी में किसान आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन के साथ साथ चलते रहे। मतलब किसान आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन ये दोनों से साथ साथ चलते थे। आधुनिक शिक्षा की अगर जो विकास की बात करें तो शिक्षा व्यवस्था क्या थी इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं कि आधुनिक शिक्षा व्यवस्था अंग्रेजों के काल में किस प्रकार की थी, इसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा जानेंगे। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से संबंधित थे। मतलब डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से संबंधित अगर जो बोले बीजी तिलक 1884 ईस्वी में इसकी औपचारिक रूप से स्थापना की थी। वीके चिपलूणकर और बीजी तिलक बाल गंगाधर तिलक थे और एमबी नाम जोशी ने मिलकर जो है डेक्कन सोसाइटी की स्थापना की थी। डेक्कन सोसाइटी की स्थापना 3 लोगों ने मिलकर की थी। वीके चिपलूणकर ने की थी, बीजी तिलक ने की थी, एमबी नाम जोशी ने की थी। ये 3 लोगों ने इसकी जो है स्थापना की थी। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के समय राष्ट्रीय शिक्षा का भी प्रचार हुआ था। इस समय अनेक राष्ट्रीय स्कूलों की स्थापना हुई थी। इन राष्ट्रीय स्कूलों में किस प्रकार की शिक्षा दी जाए इसको निर्धारित करने के लिए 15 अगस्त 1906 ईस्वी को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन 1906 ईस्वी में हुई थी। 1907 ईस्वी में जो कांग्रेस का जो है मतलब विरोध प्रदर्शन वाला आंदोलन था, मतलब वो अधिवेशन था, उसी के पहले 1906 ईस्वी में क्या हुई थी? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई थी, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी।
अब इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। सर विलियम जोन्स 1789 ईस्वी में कालिदास के प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम, मतलब 1789 ईस्वी की बात है कि कालिदास का जो प्रसिद्ध नाटक था अभिज्ञान शकुंतलम को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया था। किसने किया था? सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता हाई कोर्ट के जज के रूप में भारत आए थे और 1784 ईस्वी में कलकत्ता में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की इन्होंने क्या कर दी थी? स्थापना कर दी थी। 1854 ईस्वी में चार्ल्स वुड डिस्पैच का आधार बना करके लॉर्ड कर्निंग के समय में लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर 1857 ईस्वी में 3 विश्वविद्यालय भारत में स्थापित किए गए थे। 3 विश्वविद्यालय 1857 ईस्वी में स्थापित किए गए थे। कहां कहां पे स्थापित किए गए थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। कलकत्ता में, मद्रास में और बंबई में 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। अगला 19वीं शताब्दी के पुनर्जागरण और सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों की चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे, इसमें पॉसिबल नहीं है थी। यहीं तक हम रखते हैं। अगला जो लेक्चर होगा नेक्स्ट डे आएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ओके।